हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे औसत परमाणु द्रव्यमान की। ठीक है, यानी जैसे मान लिया हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि परमाणु द्रव्यमान हम कैसे या कह सकते हैं एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते थे, उसके बारे में हमने बात किया था। अभी यहाँ पे बात करें औसत परमाणु द्रव्यमान, तो इसकी जरूरत कब पड़ी? तो औसत परमाणु द्रव्यमान की जरूरत कब पड़ी? ठीक है, जब हम क्या करते थे, ठीक है क्या करते हैं, जब हम समस्थानिकों की बात करते हैं। तो समस्थानिक में जानते हैं कि समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अब जब परमाणु भार भिन्न भिन्न है, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि कार्बन के जो होते हैं वो 3 समस्थानिक होंगे। कार्बन 12 होगा, कार्बन 13 होगा और कार्बन क्या होगा? 14 होगा। तो हम कहेंगे कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन क्या है? 14 है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 समस्थानिक आ गए, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 है। इस कार्बन का कितना है? 13 है और इस कार्बन का क्या है? 14 है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अब इसके परमाणु क्रमांक क्या है? 6 है, इसके 6 होगा, इसका 6 होगा। तो परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार क्या है आपके? भिन्न भिन्न है, जिसे कहते हैं समस्थानिक। अब जब समस्थानिक आ गया तो आपको यहाँ पर दिक्कत ये आ जाएगी कि हम कौन सा लें, यानी 12 वाला, 13 वाला या फिर 14 वाला लें। ठीक है, तो यानी कौन सा परमाणु भार की हम बात करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? प्राकृतिक बहुलता होती है, यानी प्रकृति में कितनी मात्रा में वो पाया जाता है। कि जैसे मान लीजिए कार्बन 12 है तो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, कार्बन 13 है तो बहुत कम और 14 है तो अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बहुलता के आधार पर हम क्या करते हैं? इसका कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसका परमाणु भार क्या होगा। चलिए अब बात करते हैं समस्थानिक औसत परमाणु द्रव्यमान। तो औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है। इसी स्थिति में तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, ठीक है, तो तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के आपेक्षिक द्रव्यमानों का औसत होता है। क्या होता है? आपेक्षिक द्रव्यमानों का औसत होता है। ठीक है, यानी किसी भी परमाणु का अगर समस्थानिक हमें मिल रहा है तो समस्थानिकों का हम क्या करेंगे? आपेक्षिक द्रव्यमानों का औसत निकालेंगे और फिर वही जो होगा उस तत्व का क्या कहलाएगा? परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। क्लियर? तो इसका डिफिनेशन इसको लिख लेंगे। ठीक है, और उसकी गणना हम कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में 1.1 नंबर है क्वेश्चन, जो जब ये चैप्टर खत्म होगा तो वहां पर एनसीईआरटी का आप पेज देखेंगे, एनसीईआरटी लास्ट पेज जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा 1.9। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान की परिकलन कीजिए, यानी गणना कीजिए। जिसमें कह रहा समस्थानिक है, तो समस्थानिक क्लोरीन के 2 हैं यहाँ पर, क्लोरीन 35 है और क्लोरीन क्या है आपका? 37 है। इसमें प्राकृतिक बहुल्यता की बात करा, तो प्राकृतिक बहुल्यता मतलब क्या है कि कार्बन जो 35 होता है वो 75.77% पाया जाता है, जबकि क्लोरीन जो होता है वो 37 जो होता है यानी वो 24.23% पाया जाता है। ठीक है, अब इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है? अगर हम कार्बन 35 की बात करते हैं तो इसका मोलर द्रव्यमान जो होता है वो 39.9689 होता है, या हम कह सकते हैं इसको 35 होता है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर बात करते हैं क्लोरीन 37 जो होता है उसका मोलर द्रव्यमान जो होता है आपका 36.9659 होता है। तो अगर हम टोटल बात करें तो इसको हम 35 मान सकते हैं, इसको हम 37 मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे? औसत परमाणु भार कैसे कैलकुलेट करता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें लिखना होगा औसत परमाणु भार या औसत परमाणु द्रव्यमान। तो औसत परमाणु द्रव्यमान में क्या करना है? अब कार्बन 35 है तो उसकी जो बहुलता आएगी, यानी कह सकते हैं 75.77, तो इसको लिखेंगे 75.77 लिखेंगे। अब गुणे करेंगे इसका जो मोलर द्रव्यमान होगा, यानी क्लोरीन 35 का जो प्राकृतिक बहुलत होगा और उसका जो मोलर द्रव्यमान होगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 34 पॉइंट हो जाएगा, 9689 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आएगा आपका क्लोरीन। ठीक है, तो अब क्लोरीन 37 वाला लगाना है। तो क्लोरीन जो है 37 वाला जब लगाएंगे तो इसका जो है प्राकृतिक बहुल्यता वो कितना के दिया है? 24.23% दिया है और इसका जो मोलर द्रव्यमान दिया है वो आपका है 36.9659 है। ठीक है, इतना पहले लिखेंगे। ध्यान में रखेंगे जिस तत्व का आपको औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना होगा वो आपका क्या होगा? समस्थानिक के रूप में होगा, तो उसका कोई ना कोई बहुलक दिया होगा और बहुलक उसके बाद उसके साथ में मोलर द्रव्यमान दिया होगा। तो बहुलक और मोलर द्रव्यमान की गणना कर लेंगे।
ठीक है। उसके बाद अगर अगला जो है आपका समस्थानिक है तो उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर इसका बहुलक इसके मोलर द्रव्यमान के साथ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या लिखना है आपका, जो प्राकृतिक बहुल्यता आया है। तो प्राकृतिक बहुल्यता कितना है आपका, यानी आपका है 75.77, ठीक है। और हो जाएगा उसके बाद प्लस लिखेंगे आप 24 दशमलव क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है, यानी 75.77 और इसको 24.23, यानी जो प्राकृतिक बहुल्यता होगा उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जब आप इसका गुणा भाग करेंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 35.4527, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को हम यूनिफाइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना वैल्यू आएगा। इसीलिए जब आप क्लोरीन की बात करेंगे, क्या है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब क्लोरीन आप लिखा जाता है, इसलिए उसका क्लोरीन का जब भी आप देखेंगे परमाणु भार, तो उसका कितना होगा, 45.5 होगा। तो ये अगर 45.45727 है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 45.5। तो इसलिए इसको जब भी आप कहीं भी कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जब द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान की बात आएगी या परमाणु भार की बात आती है, तो 35.5 लिखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। तो बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की। यहाँ पर देख रहे हैं एनसीईआरटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 1.32, कह रहा है प्रकृति में उपलब्ध आर्गन के मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो देखिए मोलर द्रव्यमान और उसके बाद जो है औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो बात वही है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, एक मोल में उपस्थित परमाणु का जो द्रव्यमान है। तो एक मोल में उपस्थित जो परमाणु द्रव्यमान होगा, वही हम कह सकते हैं उसका यानी परमाणु द्रव्यमान या औसत परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं, ठीक है। की गणना के लिए निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है इसका मोलर द्रव्यमान, तो जैसे हम लोगों ने औसत परमाणु द्रव्यमान क्या किया है, वैसे ही कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, देखिए यहाँ समस्थानिक दिए हुए, यानी 36 है, 38 है और 40 है, यानी आर्गन के 3 समस्थानिक होते हैं। आर्गन का कितना होगा, 36 होगा, आर्गन 38 होगा और आर्गन क्या होगा, 40 होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं समस्थानिक का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पर जो है समस्थानिकों का जो मोलर द्रव्यमान है, यहाँ ग्राम पर मोल में दिया हुआ है। इसमें 36 वाली का कितना दिया है, 35.96.77 इतना दिया है, 37 का दिया है, उसके बाद 39 का दिया है। उसके बाद कह रहा है कि 36 जो है वो प्रचुरता मतलब जो उपलब्धता हम कह सकते हैं, वो कितने % में पाया जा रहा है। प्रकृति में यह कह रहा है 0.37% पाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं आर्गन जो होता है वो 0.063 यानी उससे भी कम पाया जा रहा है। लेकिन आर्गन 40 की अगर हम बात करें, तो आर्गन जो 40 है वो देख रहे हैं 99.6% पा रहा है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा मात्रा में आर्गन 40 मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान की गणना हम कैसे करेंगे, तो लिखेंगे मोलर द्रव्यमान, ठीक है, आर्गन का मोलर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, या औसत द्रव्यमान लिख सकते हैं। अब यहाँ मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप मोलर द्रव्यमान ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका है 35.96755। मैंने कहा था कि इसका जो मोलर जो द्रव्यमान होगा और इसकी जो प्रचुरता होगी, उसको दोनों को गुणा करना है। तो ये उपलब्धता कितना है, 0.33% है, ठीक है। तो इसको ऐड मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब प्लस अगला जो आएगा यानी 38 का, तो 38 का कितना है आपका 37.96 है, 272 है, ठीक है। और इसकी कितना % में है, 0.063% में है, तो 0.063 हो जाएगा। अब ये हो गया खत्म। अब अगला देखेंगे, अगला जो है आर्गन देख रहे हैं 40 है, जिसका मोलर द्रव्यमान कितना दिया है, इतना दिया है। तो आप क्या करेंगे 39.9624, क्लियर। और उसके बाद ये कितनी मात्रा में है, तो 99.6%, क्लियर। अब ये हो गया। उसके बाद आप क्या करते थे, डिवाइड करेंगे। अब ये जो है ये तीनों को जोड़ लेंगे, यानी जो उपलब्धता होगी, यानी प्रकृति में कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, कितना % में पाया जा रहा है, उसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 0.337 प्लस 0.063 प्लस क्या लिखेंगे 99 क्या करेंगे 6। और जब इसको ऐड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो 39.948। तो ये हम कह सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं ये 40 है, क्या है आपका 40 के बराबर हो जाएगा।
इसलिए जब भी आपको आर्गन मिलेगा तो आर्गन का जो परमाणु भार लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, 40 लिखा जाएगा, 40 लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यह आर्गन जो होगा उसको हम 40 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 36 और 38 को अगर देखो तो ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जा रहा है। ये देख रहे हैं 99% पाया जा रहा है, 99.6%। तो हम कह सकते हैं ये ज्यादा मात्रा में स्टेबल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि हम इसका जो परमाणु भार लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। अब कह रहा है कि मोलर द्रव्यमान है तो आप क्या लिखोगे, ग्राम पर मोल लिखोगे। ठीक है, यानी 1 मोल में उपस्थित पदार्थ के का द्रव्यमान जो होता है उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो है आपका मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो मोल अवधारणा पढ़ेंगे और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में बात करेंगे मोलर यानी मोल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।